वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे भारत की जो अमेरिका फॉरेन पॉलिसी है, ख़ास तौर से पिछले 1 महीने में जो तब्दीलियां आई हैं और जो भारत का जो अब ऐसा लग रहा है पोजीशन इज़ वेरी प्रो इज़राइल, ख़ास तौर से ये ईरान पे जो जंग अमेरिका और इज़राइल ने की है, इससे साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया हैज़ टेकन ए वेरी प्रो इज़राइल पोजीशन, जो उसकी पहली हिस्टोरिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ख़ुद नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी के अंडर जो जो पोजीशन थी उससे तब्दील हो गई है। भारत कई सालों से ख़ास तौर से जब से डॉक्टर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर बने हैं और उससे पहले भी सॉरी उससे पहले भी जो भारत का फॉरेन पॉलिसी का स्लोगन था, उसके 2 अहम पिलर्स थे, एक मल्टी अलाइनमेंट और दूसरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से भारत ये कहता है कि हम वही करेंगे जो हमारे हित में है। हम किसी के दबाव में या किसी की मतलब इन्फ्लुएंस के अंडर हम अपने फॉरेन पॉलिसी को नहीं शेप करेंगे और उसको उस तरह नहीं मोड़ेंगे जिस तरह मेजर पावर्स हम पे चाहते हैं, क्योंकि हमें आज़ाद एक तरह से कहिए कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो है कि हमें आज़ादी है कि हम जो चाहे वो फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे वो कर रहे हैं। सो ही इज़ एन्जॉयिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिवाय मिडल ईस्ट में जहाँ पे उनको भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। वो जो नेतन्याहू इज़राइल चाहता है, वो ट्रंप करते हैं। लेकिन अ, जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, ये बिल्कुल नॉन अलाइनमेंट के बिल्कुल उल्टा था। तो जो भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, वो कहते थे कि दुनिया में अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, तो हम बिल्कुल ना इनके पक्ष में रहेंगे, ना उनके पक्ष में, हम निरपक्ष रहेंगे। वी विल बी नॉन अलाइन्ड, वी विल बी न्यूट्रल। तो ये हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल पोज़ीशन थी। लेकिन अब मल्टी अलाइनमेंट की जो पोजीशन है वो उसकी उल्टी है। इसका मतलब ये है कि 2 लोग लड़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे यूक्रेन और रशिया। तो भारत की स्ट्रैटेजी ये है कि अगर हमारे हित में रशिया से ताल्लुकात रखना है और हमारे हित में अगर यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात, तो हम दोनों के साथ ताल्लुकात रखने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से जो निरपेक्षता है, जो न्यूट्रैलिटी है भारत की, वो उल्टी हो गई है, बट द पोज़ीशन वाज़ द सेम कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी का साथ नहीं देंगे। सो दैट वाज़ द पोज़ीशन जो भारत ने यूक्रेन की जंग में भी पिछले 4 साल से अपनाया हुआ है कि वी आर मेंटेनिंग न्यूट्रैलिटी। हमने रशिया को एक गोली भी नहीं दी, ना तो हमारे एलाई, हम ये कहते हैं कि हम सबसे बड़ा हमारा पार्टनर, ट्रस्टेड फ्रेंड, एलाई 1971 में हमारे लिए ये किया, वो किया, हमारे हथियार वगैरह सब उन्हीं से आते हैं, लेकिन हम उनकी कोई मदद जंग में नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम उनसे फ़ायदा उठा लिए कि सस्ते में तेल खरीदें। तो भारत की जो रशिया के लिए सपोर्ट रही है, इट हैज़ बीन जस्ट बाइंग ऑयल। तो ये मल्टी अलाइनमेंट, तो ये 2 पिलर्स थे भारत की। तो नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू गो टू इज़राइल 2017 में। लेकिन क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशन तोड़ दिया था, उन्होंने ही आल्सो बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू गो टू पैलेस्टाइन। तो वो पैलेस्टाइन भी चले गए, तो वो वेस्ट बैंक भी चले गए और इज़राइल भी चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि देखो, ये हमारी मल्टी अलाइनमेंट है, हम दोनों मुल्कों के साथ हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली तक भी, मतलब पिछले साल तक भी, जब इज़राइल की गाज़ा पे जेनोसाइड चल रहा था, तो भी भारत के मोदी ने कभी नहीं कहा ये, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बार-बार ये कहा, पूछने पर, अपनी तरफ से कभी नहीं कहा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं, वी स्टिल सपोर्ट the two-state solution, we support an independent, viable, sovereign Palestinian state. तो ये भारत की पोजीशन है, टू स्टेट पोजीशंस। तो एक तरह से भारत वाज़ ट्राइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ, कि अरब मुल्कों से भी मिलके ताल्लुकात अच्छे करें। भारत के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जाके मुस्लिम कंट्रीज़ में काम करते हैं। सीनियर पोजीशन से लेके जूनियर पोजीशंस तक 1 करोड़, सोचिए आप, अगर ये ताल्लुकात ख़राब हो गए तो कितने जॉब्स चले जाएँगे। फिर वहाँ से कुछ 30-40 बिलियन डॉलर सालाना
कुछ रेमिटेंसेस आते हैं, यानी वहाँ पे जो भारतवासी काम करते हैं, वो पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान को डॉलर्स में। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज, ट्रेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का जो थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका और चाइना के बाद वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। फिर यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं इंडिया में। 80% इंडिया का अब ऑयल, अब जब से रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, 80% इंडिया का ऑयल इज़ डिपेंडेंट फ्रॉम द गल्फ। और आपको याद है जब 8 हिंदुस्तानी एक्स नेवी वाले बंदे इज़राइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे कतर में और उनको सज़ाए मौत हो गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश करके कतर के मोनार्क से 28 बिलियन डॉलर की उन्होंने डील साइन की कतर से टू बाय ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो कतर से अब तकरीबन पूरी की पूरी जितनी भी इम्पोर्ट इंडिया नेचुरल गैस करता है, वो कतर से आती है। तो इंडिया वाज़ ट्राइंग टू कीप बोथ के हथियार इज़राइल से खरीदते हैं और ट्रेड हर चीज़, मतलब यहाँ तक कि मेरे ख़्याल से टमाटे वग़ैरह भी इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं दुबई को। तो दिस वाज़ इंडियाज़ पोज़ीशन ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। लेकिन ये जंग शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी गए इज़राइल को दोबारा 25 फरवरी को। उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही लंबा शो भी किया और आप देख सकते हैं, मैं उसका आर्टिकल की लिंक निकालता हूँ। मोदी इज़राइल में जो 25 फरवरी को गए, उस पे मैंने एक तफ़सीलन आर्टिकल भी लिखा। आप उसको देख सकते हैं। अ और डिप्लोमैट में वो छपा था। तो वहाँ जाके मोदी ने कहा कि मैं अपनी फुल कन्विक्शन के साथ, ओके, मैं अपनी फुल कन्विक्शन यानी पूरे एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये कहता हूँ कि इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल। खैर इंडिया की बात तो और है, पब्लिक ओपिनियन पोलिंग इंडिया में होती नहीं है, तो हमको पता नहीं इंडिया की पब्लिक ओपिनियन पोल किधर जाती है। बट मेजॉरिटी तो नहीं है इंडिया में, मोदी को कभी मेजॉरिटी मिली नहीं इंडिया में, 40% से ज़्यादा वोट उनको मिले नहीं। तो ये कह सकते हैं ठीक है, अगर मोदी सपोर्टर्स, इज़राइल सपोर्टर्स हैं, तो 40% तो होगा इज़राइल को सपोर्ट। बट वहाँ पे जो उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने उस तकरीर में फ़लस्तीन के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने बड़े-बड़े बयानात दिए कि इनोसेंट्स को नहीं मारना चाहिए, लेकिन जो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा औरतें और बच्चे मारे गए गाज़ा के जेनोसाइड में, उनके लिए कुछ दया, कुछ कंपैशन, कुछ एम्पैथी कुछ भी नहीं। जैसा मोदी खुद कहते हैं ना कि आई एम नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो उन्होंने साफ ज़ाहिर कर दिया कि कोई इंसानियत उनमें नहीं है, दैट ही लैक्स ह्यूमैनिटी, ही इज़ नॉन बायोलॉजिकल। पत्थर की तरह है उनका दिल व्हेन इट कम्स टू इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। लेकिन इज़राइली कैजुअल्टीज़ के लिए उनको बहुत गम था वगैरह, वगैरह। तो वहाँ पे और उस तकरीर से उन्होंने पूरी तरह दुनिया को बता दिया कि अब भारत बिल्कुल इज़राइल के साथ है, वो कुछ भी वॉर क्राइम्स करे। देखिए अब तकरीबन 120 मुल्क नहीं जा सकते नेतन्याहू। इनफैक्ट आज ये भी बयान आया है कि वो नॉर्वे और 5 यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर से फ्लाई भी नहीं कर सकते। तो इन दैट सेंस कि एक वॉर क्रिमिनल को इतना गले लगाना वगैरह, इट वाज़ अ बिग स्टेप कि इंडिया ने अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की तैसी कर दी और निरपेक्षता जो मेंटेन करते थे इंडिया। और तीसरी चीज़ ये है कि इससे सवाल उठता है कि क्या ये भारत के हित में है इतना ज़्यादा कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई? क्योंकि एक थियरी ये है कि इसलिए नरेंद्र मोदी वो इज़राइल गए क्योंकि जो अमेरिका का जो रास्ता है वो अब इज़राइल के थ्रू जाता है। ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं दिन-ब-दिन। और ट्रम्प बार-बार मज़ाक उड़ाते हैं मोदी का, ये भी कहते हैं अगर मैं चाहा तो उनका पॉलिटिकल करियर एक ही झटके में ख़त्म कर सकता हूँ, इस तरह के वो बयानात करते रहते हैं। तो फिर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिया था, ट्रेड की सबसे ज़्यादा टैरिफ्स। भारत सपोज्ड टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमेरिका की इतनी दोस्ती, सबसे ज़्यादा दुनिया में इंडिया और ब्राज़ील के ऊपर टैरिफ, चाइना से भी ज़्यादा, चाइना पे 34%, भारत पे 50% टैरिफ थे। फिर उसके बाद फिर नेगोशिएशंस में भारत ने उसे थोड़ा बहुत कम कराया, 18%, लेकिन $500 बिलियन के अमेरिका के गुड्स खरीदने का वादा करके।
सो देयर वाज़ दिस होल थिंग गोइंग ऑन कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब, यहाँ पे इंडियंस के खिलाफ नफ़रत बढ़ते जा रही है, H1B को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर। तो ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वेस्ट में बढ़ रहा है, ख़ास तौर से इंडिया में बढ़ रहा यूएस में बढ़ रहा है, ये सारे के चार्ज तो एक थियरी ये है कि नरेंद्र मोदी गए इज़राइल ताकि इज़राइली जो लॉबी है अमेरिका, वो खुश हो जाए मोदी से, कि वो वहाँ खड़े रह के कह रहे हैं कि हम ये और ये दूसरा तो ये एक थियरी चल रही है कि मोदी इज़ डेस्परेटली ट्राइंग टू कि भारत के साथ ताल्लुकात अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करे और ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए वो पीछे-पीछे भाग रहे हैं इज़राइल के। खुद अमेरिका तो अब वो आने से रहे, अब डॉक्टर जयशंकर भी आप देखें बिल्कुल नज़र नहीं आते वॉशिंगटन में। इससे पहले तो वो तकरीबन हर दूसरे हफ्ते यहाँ होते थे। सो देन ये एक थियरी, दूसरी थियरी ये है कि there is also this assumption going on कि क्या नरेंद्र मोदी को पता था कि ईरान पर इज़राइल हमला करने वाला है और क्या इसके बावजूद वो वहाँ गए और ये बिल्कुल विश्वासघात कह सकते हैं आप, ये बिल्कुल अरबों के साथ धोखा है। क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को नहीं पता था कि इज़राइल और अमेरिका ये तो I2U2 के मेंबर्स हैं ना, अमेरिका, इज़राइल, ईरान और इंडिया। तो ये जो I2U2 का जो क्वाड है, तो उसमें तो इंडिया को इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था कि ये हमला करने वाले हैं। तो अब ये लोग यहाँ से आप जाके देख सकते हैं जो हिंदू की जो डिप्लोमेट है, डिप्लोमेटिक जर्नलिस्ट है सुहासिनी हैदर, उनका एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि वो वहाँ पे थे और ये जंग हुआ। उसके बाद फिर जब अली ख़मैनी मारे गए, सारी दुनिया में जो जो नॉन वेस्टर्न मुल्क थे उन्होंने इसका निंदन भी किया और कंडोलेंसेस भी दिया। ना मोदी की तरफ से कुछ बयान आया, ना कुछ कंडोलेंस, हालाँकि ईरान के साथ भी भारत के सपोज़िटली बहुत अच्छे ताल्लुकात है, सिविलाइज़ेशनल ताल्लुकात है। कई सालों तक भारत को सस्ता तेल देते रहा ईरान। ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट में बुलाया ताकि इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन मिला कि अफ़गानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से वो ट्रेड कर सके थ्रू ईरान। ईरान ने ओआईसी में, यूनाइटेड नेशंस में जहाँ-जहाँ भी ईरान डिप्लोमैटिक प्रेज़ेंस था, वहाँ-वहाँ कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत के साथ खड़ा रहा ईरान। तो ऐसे लंबे काफ़ी ताल्लुकात है ईरान के भारत के साथ, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने 5 दिन तक ख़मेनी के ना तो कंडोलेंस दिया, फिर उसके बाद विनय मिस्री साहब वो जो सेक्रेटरी है, उन्होंने खाली शायद एम्बेसी एम्बेसी जाकर कहा, वो भी काफ़ी निंदा होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की मीडिया में। फिर ये जो वाक़या हुआ आइरिस डायना के साथ, जो ईरानी शिप थी, जो निहत्थी शिप थी, जो भारत आई थी, भारत के निमंत्रण पर, भारत के इन्विटेशन पे, दावत पर यहाँ आई थी और ईरान के जो सेलर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया इंडिया की नेवल एक्सरसाइज़ेज़ पर और फिर जब वो जा रही थी तो ये निहत्थे जहाज़ पर अमेरिका के एक सबमरीन ने हमला कर दिया। पीट हेग्सेथ तो बड़े खुश हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये पहली बार है कि एक टॉर्पेडो ने एक जहाज़ को डुबा दिया, बट ये जहाज़ बिल्कुल अनाम जहाज़ था, सेरेमोनियल जहाज़ था, उस पे इन्होंने हमला किया और कह रहे हैं कि तकरीबन 100 से ज़्यादा, बाज़ कह रहे हैं 87, बाज़ कह रहे हैं 100 ईरानियन सेलर्स मारे गए और अब इंडिया के सोशल मीडिया पे आप जाके देख सकते हैं उनकी मार्चिंग वीडियोज़ और उन्होंने जिस तरह से भारतवासियों से मिलकर इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, वो सारे के सारे चल रहे हैं। उसके बावजूद भारत ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो उस पे काफ़ी क्रिटिसिज़्म हो रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि इट इज़ वेरी क्लियर टू ईरान कि इंडिया इज़ नाउ विथ इज़राइल और दूसरी चीज़ ये है कि इज़राइल, हालाँकि इज़राइल के साथ भारत भारत को मजबूरी 2 है इज़राइल के साथ। एक मजबूरी ये है कि भारत आत्मनिर्भर नहीं है। बातें बहुत करते हैं बट इट इज़ रियलिटीज़ कि बिल्कुल भारत की रियलिटी साइंस की अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वो उसने पूरा फा फांडा फोड़ दिया है।
कि अगर आप थाली पे ऐसा मारें तो कोविड का इलाज हो जाता है, ये रिसर्च है गलगोटिया का। फिर चाइना से ड्रोन्स खरीद कर झूठ बोलते हैं कि ये हमारा इनोवेशन है, ये है, और ये मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बीजेपी की फेवरेट यूनिवर्सिटी है। अभी पीयूष गोयल वहाँ जाके उसकी बहुत तारीफ़ें की, उसके साइंटिफिक रिसर्च आप जाके गूगल कर सकते हैं, पीयूष गोयल गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो वीडियो यूट्यूब पर भी है। उन्होंने जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की साइंटिफिक रिसर्च पे इतनी तारीफ़ें की। तो एनीवे, तो भारत ना तो हवाई जहाज़ बना सक रहा है, तेजस कोलैप्स हो गए हैं, जो बने हुए थे तेजस 1 उसको विथड्रॉ कर, मैंने तफ़सीलन इंडियन एयर फ़ोर्स की क्राइसिस पर एक शो किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो जो तेजस 1 है मिसाल के तौर पे, उसका डब्बा इंडिया बना लेता है, पहिए वगैरह, और फिर जो जो मेन चीज़ है इंजन, वो अमेरिका से खरीदता है क्योंकि भारत इंजन नहीं बना सकता। फिर जो उसके अ क्या कहते हैं, रेडार है, अ, एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके जो मिसाइल्स हैं, जो तेजस 1 जो मिसाइल्स यूज़ ये सारे के सारे इज़राइल से आते हैं। So India is very dependent on Israel for military technology, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें उनको मिडल ईस्ट से नहीं मिलती, और क्योंकि वो सोवियत अमेरिका के दबाव से उन पे जो प्रेशर है कि रशिया के साथ ताल्लुकात आप ख़त्म करें, और धीरे-धीरे इंडिया रशिया को छोड़ रहा है, हथियार के मामले में वगैरह-वगैरह। आज से 4 या 5 साल पहले अगर आप जाके देखते तो इंडिया की जो खरीद खरीदी होती थी वेपन्स की 70% देखिए दुनिया का सबसे बड़ा बजट इंडिया के पास है। तो सबसे बड़ा डिफेंस मतलब थर्ड बड़ा डिफेंस बजट, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट यानी बायर जो इंडिया से जो बड़े डिफेंस बजट्स हैं, 2 वो चाइना है और अमेरिका है। ये दोनों आत्मनिर्भर मुल्क हैं। ये हथियार खरीदते नहीं है दूसरों से, ये खुद बनाते हैं और बेचते भी हैं हथियार। तो आत्मनिर्भर चाइना और अमेरिका है, भारत नहीं है। भारत थर्ड बिगेस्ट बजट है और सबसे बड़ा बायर है। तो पहले 70% भारत की परचेज़िंग वगैरह सब वो आती थी अ, रशिया से। अब वो गिर के 30-35% हो गई और धीरे-धीरे पूरा ख़त्म हो रहा है। क्योंकि अब पूरा जेट फाइटर्स वगैरह, पहले इंडिया मिग्स और सुखोयस खरीदती थी, SU-30 वगैरह, अब वो नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रशिया का 5th जनरेशन फाइटर नहीं खरीदेंगे, SU-57, लेकिन उससे कमतर, लोअर क्वालिटी का रफ़ाले खरीदेंगे, उससे महँगा। SU-57 इज़ चीपर देन रफ़ाले, और SU-57 5th जनरेशन फाइटर है, रफ़ाले 4th जनरेशन 4 एंड हाफ जनरेशन है, तो वहाँ से ले रहे हैं। जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है, 4th जनरेशन और 5th। तो रफ़ाले इज़ नॉट अ स्टेल्थ फाइटर, आसानी से रेडार पे नज़र आ जाता है। SU-57 इज़ अ स्टेल्थ फाइटर, तो उसको इट विल नॉट शो ईज़िली ऑन रेडार, और नज़र नहीं आता। सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 5। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा फ़र्क होता है। तो भारत अब अब देखिए तो तकरीबन $30 बिलियन का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है विथ फ्रांस, यानी वो रशिया को जाने के बजाय फ्रांस को जा रहा है। फिर $8 बिलियन वर्थ ऑफ हथियार के ऑर्डर्स इज़राइल से किए हैं। भारत किसी वजह से अमेरिका से ज़्यादा हथियार नहीं लेना चाहता। इससे पहले F-20 121 का ऑफ़र मिला था, उसे भी ठुकरा दिया। और उसके बाद जो F-35 है, उसे ट्रंप ने ऑफ़र किया, वो भी भारत ने खरीदा नहीं। तो फॉर रीज़न्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट ये मैंने कई इंडिया के जनरलों से भी बात की है, तो उनका कहना है कि F-35 का मेंटेनेंस बहुत महँगा है, और ये डरते हैं कि शायद अमेरिका से जो जेट्स आते हैं, उनमें किल स्विच होता है। यानी एक ऐसा बटन, मतलब ये जासूसी किताबों और जासूसी फ़िल्मों वाली बात है कि अमेरिका के पास एक सीक्रेट बटन होता है, जिससे वो बटन दबा दिए तो फिर भारत के F-35 उड़ेंगे नहीं। सो देयर इज़ अ किल स्विच कहते हैं वो। तो इसलिए भारत अमेरिका से एयर फ़ोर्स की चीज़ें नहीं लेता। हालाँकि चिनूक हेलीकॉप्टर सारे के सारे भारत ने अमेरिका से ही खरीदे हैं।
कोशिश कर रहा है कि उसके फैक्ट्रीज़ बनाए, वो तो ऐलान तो कर देते हैं मोदी कि हमने बना दिया फैक्ट्री, लेकिन अभी तक कोई डिलीवरी नहीं हुई चिनूक हेलीकॉप्टर्स की। अ, वैसे चिनूक हेलीकॉप्टर्स मेरे घर से कुछ 25-30 मील दूर पर भी बनते हैं। तो भारत ने ड्रोन्स भी खरीदे हैं, प्रेडेटर ड्रोन्स, तकरीबन $9 बिलियन के ड्रोन्स खरीदे हैं अमेरिका से। तो इंडिया इज़ बाइंग नाउ फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो, तो डिवर्सिफ़ाई कर रहा है वो अपनी सप्लाई चेन। तो जब अमेरिका कहता है आप रशिया से हथियार ना लें, तो अमेरिका का ज एक एक कहावत बात है और एक छुपी हुई बात है। तो कही हुई बात ये है कि रशिया से हथियार लेना छोड़ दें आप, उसकी इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ भी पास कर दिया है अमेरिका के, जो भी रशिया से हथियार खरीदते हैं उन पे ऑटोमैटिकली सैंक्शंस लग जाते हैं अमेरिका के। जैसा कि टर्की ने जब एस-400 खरीदा था तो टर्की पे सैंक्शंस लग गए थे, उसको F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया। जब भारत ने एस-400 खरीदे थे तकरीबन 5 या $8 बिलियन के, तो सैंक्शंस तो भारत पे भी लगे थे, लेकिन उस ज़माने में जो प्रेसिडेंट थे, मेरे ख़्याल से डोनाल्ड ट्रंप थे की फर्स्ट टर्म में, तो उन्होंने भारत को एग्ज़म्पशन दे दिया था। तो भारत एस-400 खरीद सका विदाउट अमेरिकन सैंक्शंस। तो लेकिन अमेरिका का उस पे मुसलसल दबाव है कि भई आप तो अगर भारत Su-57 खरीद लेता तो शायद अमेरिका के सैंक्शंस भी लग जाते। तो दैट्स वन रीज़न व्हाई भारत रशिया से हथियार नहीं खरीद सक रहा अमेरिका के दबाव में, एंड सो दे आर बाइंग सेकंड रेट रफालेस। बट ये जो डिवर्सिफिकेशन चल रहा है उससे इट इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। इट इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस अंडर अमेरिकाज़ प्रेशर। और सबसे ज़्यादा ये जो इज़राइल पे जो लीन हो रहा है इंडिया इज़ बिकॉज़ इट इज़ ट्राइंग टू गेट फॉरेन टेक्नोलॉजी जो भारत में नहीं है, आत्मनिर्भरता नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की तलाश में वो इज़राइल की तरफ हो रहा है और इस उम्मीद से कि अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएँगे। मुझे लगता है कि अनलेस कि पूरी तरह से ईरान कोलैप्स हो जाता है और ईरान के में एक ऐसी सरकार पैदा होती है, जैसे मोदी जैसा बंदा वहाँ आ जाता है, जो तेहरान में खड़े रहकर जैसा वो शपथ लेगा ईरान का प्रेसिडेंट बनकर, फिर वो खड़े रह के दूसरी शपथ लेगा कि आई स्टैंड विथ इज़राइल। अगर ये चाहते हैं ना अमेरिका और इज़राइल कि वहाँ पे वो पिछले शाह की तरह बंदा डिसाइड करे, जो सेरेमनी स्वेयर इन करते ही यही कहे कि आई स्टैंड विथ इज़राइल, मोदी की तरह लीडर चाहिए उनको। तो अगर उस तरह अमेरिका सक्सेसफुल हो जाता है रेजिम चेंज में, तो भारत के लिए दोनों मुल्क के साथ फिर वापसी ताल्लुकात ठीक-ठाक हो जाते हैं। लेकिन अगर ईरान में यही रेजिम का कोई ऐसा बंदा अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज़ करके कंट्रोल में, जैसे वेनेज़ुएला में हुआ है। तो वेनेज़ुएला में रेजिम चेंज नहीं हुआ, खाली लीडर गया, मडुरो को निकाल दिया गया, उसके बाद उसी के रेजिम में से लोगों को एस्टेब्लिश किया। तो रेजिम चेंज नहीं हुआ, जो ऑपोज़िशन लीडर है वो बेचारी बाहर ही है, अपने नोबेल प्राइज़ उसने ट्रंप को दे दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं उसको। तो अगर इसी रेजिम में से कोई यानी फ़ौज का जनरल या आर्मी, नेवी आर्टिश कहते हैं ईरानियन मिलिट्री की, या कोई आईआरजीसी का भी ऐसा जनरल जिसने पहले जासूसी की है इज़राइल के लिए और फिर वो बन जाता है इन इन पोज़ीशन इनसाइड तेहरान, तो भारत के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर इफ ही इज़ नॉट वेरी प्रो इज़राइल। तो ही इज़ गोइंग टू रिमेंबर कि वी कांट ट्रस्ट इंडिया। लेकिन मैसेज तो इंडिया ने भेज दिया है सारे अरब मुल्कों को और सारे मुस्लिम मुल्कों को, जितने 55 मुल्क हैं, कि भारत पे भरोसा अब नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये इज़राइल के चमचे हैं, ये इज़राइल के अंडर है, इज़राइल के इन्फ्लुएंस, जब तक मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है, ये इज़राइल की गाएँगे, बिकॉज़ ये हिंदुत्व वाली फ़ॉरेन पॉलिसी है, ये दिस फ़ॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट, ऐसा रैशनल, रियलिस्ट नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ये हिंदुत्व पॉलिसी है, क्योंकि जो हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा हिंदुत्व का जो कैरेक्टर है, वो एंटी मुस्लिम है। उनका ज़िंदगी का मकसद ही एंटी मुस्लिम, जब अब तो वो फेस्टिवल्स भी मनाते हैं तो किसी मस्जिद पे हमला किए बगैर उनकी रामनवमी पूरी नहीं होती। तो ये जो एटीट्यूड है, इवेंचुअली पीपल इन द वर्ल्ड आर गोइंग टू रियलाइज़ दिस इन द अरब वर्ल्ड, और मुझे नहीं लगता कि देयर विल बी ट्रस्ट फैक्टर। तो भारत मेरे ख़्याल से हैज़ लॉस्ट हिज़
न्यूट्रैलिटी, निरपक्षता लूज़ कर चुका है और ईरान के साथ मेरे ख़्याल से इसके ताल्लुकात उतने आसानी से इम्प्रूव नहीं होंगे। ईरान को ज़रूरत है जो भी बाहर से सपोर्ट देगा तो दे विल कीप क्वाइट राइट नाउ और वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कम्स आउट। तो मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे दूसरे भी मुल्क इस बात का रियलाइज़ करने लगेंगे कि भाई ये अमेरिका की तलाश में इज़राइल के साथ हैं और इन पे भरोसा नहीं किया। दिस इज़ अ बिग ब्लो टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और आप देखेंगे देखिए ब्रिक्स के प्रेसिडेंट है इंडिया इस बार। ब्रिक्स का अभी तक बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर ब्रिक्स का बयान लेंगे तो ब्रिक्स के सारे मुल्क इज़राइल को कंडेम करेंगे जैसे पहले भी किया था। सिर्फ भारत विल बी द ओनली वन व्हिच विल बी प्रो इज़राइल उसमें, तो भारत फिर एक्सपोज़ हो जाएगा। इसलिए ब्रिक्स की कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही। आप जाके जन स्टेटमेंट चाइना का देख लें, रशिया का स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने किया कंडेम। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, ब्राज़ील ने तो कंडेम किया ही है। तो जो मेजर साउथ अफ्रीका ने भी कंडेम किया है। तो जो मेजर ब्रिक्स के सारे मुल्क हैं, वो इज़राइल और अमेरिका के हमले की निंदा की है, भारत चुप है। तो ये यहाँ भी एक्सपोज़ हो जाएगा। तो ब्रिक्स को भी भारत ने कमज़ोर कर दिया है इसराइल के खातिर। तो आई थिंक कि ये जो जंग की जो पोज़ीशन है, जो बा इंडिया ने अपनी न्यूट्रैलिटी और अपनी मल्टी अलाइनमेंट और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।